तो इसके बाद जो हमारा जो मेन जो मकसद था वो क्या था कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करना। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी हमारी संस्थाएं थी, जैसे हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च था, एग्रीकल्चर रिसर्च था, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन था, मेडिकल एमसीआई था। तो इस तरह की संस्थाएं हमारी खोली गई कि एग्रीकल्चर कल्चर के डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक व्यू के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्या था कि मेडिकल काउंसिल की स्थापना की गई, मेडिकल डेवलपमेंट के लिए पीजी क्लासेस ली गई। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हमारी खोली गई, लेकिन इससे पहले हमारी कोई भी संस्था नहीं थी। अब क्या था कि जो एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, तो ये मेन का अलग से क्वेश्चन भी आता। तो सबसे पहले बेटा क्या हुआ कि वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया गया इन्होंने, क्योंकि इससे पहले क्या था कि लड़कियों की एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, या तो वो 5वीं तक की क्लास पासिस करती थी, या फिर बीच में ही वो अपनी क्लास छोड़कर किसी काम धंधे में लग जाती थी, या किसी कारणवश अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। तो जब तक एक नारी शिक्षित नहीं होगी तो हमारी एक फैमिली, हमारा एक नेशन, हमारा एक ग्रुप वो भी शिक्षित नहीं हो सकता है। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन पर सबसे अधिक फोकस किया गया। इसके लिए एक हमारी बहुत सारी कमेटियां बनी। तो जितनी भी हमारी कमेटियां थी, जैसे हमारी एक थी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बनाई गई, हंसा मेहता कमेटी बनाई गई। तो वो कमेटी किसके लिए बनाई गई, वो फिर सिर्फ और सिर्फ वुमेन एजुकेशन के लिए वो कमेटियां बनाई गई। और इसके लिए महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक योगदान प्रदान किया गया। इसके बाद था एजुकेशन फॉर एससी, यानी कि वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया गया, साथ साथ एससी बीसी की एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। तो इसमें क्या था कि बेटे जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे उनको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई, यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई उनको। और दूसरा क्या था कि इससे संबंधित जो टीचर है उनका अपॉइंटमेंट किया गया, हॉस्टल की सुविधा दी गई, बच्चों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा संख्या में कराने के लिए उनके, जैसे आजकल क्या था कि हमारे मिड डे मील की तरह ही बच्चों को इस तरह का प्रोविजन दिया गया कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में आ सके। और दूसरा क्या था कि आज की तरह पहले भी बहुत अधिक फोकस एजुकेशन पर नहीं दिया जाता था। तो क्या होता था कि फैमिली बड़ी होती थी, और खासकर जो हमारे स्कूल थे वो भी 1 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं होता था। तो इस पॉलिसी में ये प्रोविजन रखा गया, ये रिकमेंडेशन की गई कि कम से कम एटलीस्ट 1 किलोमीटर के दायरे में एक हमारा प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम हमारा एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए भी एजुकेशन का, कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उनकी एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो इसके लिए जैसे बालवाड़ी शिक्षा केंद्र खोले गए, विद्यालय भवन बनाए गए, या फिर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए, आंगनवाड़ी खोली गई, ताकि इन बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद था एजुकेशन फॉर एसटी, जो हमारा ट्राइबल एरिया है बेटा, तो उसमें भी जैसे पहाड़ी एरिया है या फिर बहुत सारे जंगल हैं, जैसे उधर अगर एमपी की साइड जाते हैं तो बहुत सारे जंगल हैं, या फिर हमारा जो ट्राइबल एरिया है उसमें हम बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो स्कूलों की प्रॉब्लम है, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने आवासीय यानी कि बोर्डिंग स्कूलों की व्यवस्था की गई, यानी आवासीय विद्यालय या उपचार कोर्स, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन पर फोकस किया गया। तो आवासीय विद्यालय बोर्डिंग एससी एसटी के लिए क्यों खोले गए? क्योंकि बेटा बहुत अधिक दूरी पर स्कूल होने के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे, तो इसलिए उनके लिए डे बोर्डिंग या फिर पूरे ही टोटली बोर्डिंग स्कूलों की योजना बनाई गई। अब था एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड की एजुकेशन पर भी
फोकस किया गया। उनके लिए भी बेटे जैसे फ्री हॉस्टल है, फ्री एजुकेशन है, फ्री उनके लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो की गई, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया, उनको ट्रेन किया गया उन बच्चों को। दूसरा क्या था कि उनकी जो भी अलग से ट्रेनिंग कैंप लगाए गए उन बच्चों के लिए, जो बच्चे विकलांग थे, जो स्कूल तक नहीं जा पाते थे, तो उनके नियरेस्ट जो एरिया वहां जाकर संख्या में ट्रेनिंग जो कैंप है वो लगाए गए, ताकि उन बच्चों को भी ट्रेन किया जा सके। इसके बाद था हमारा एजुकेशन फॉर अडल्ट एजुकेशन है, बैकवर्ड एजुकेशन है और माइनॉरिटीज के लिए है। सबके लिए यही सेम सिस्टम किया गया बेटा कि जैसे रेडियो है, टीवी है, उसकी व्यवस्था की गई। क्या था कि जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे ऐसे करिकुलम के तहत ही उनके लिए बोर्डिंग स्कूलों की व्यवस्था की गई, उनको लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी दी गई। और दूसरा क्या था कि उनके एरिया में जो भी प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उनकी भी व्यवस्था की गई, ताकि वो बच्चे अपने घर में रहकर व्यवसायिक शिक्षा का जो है वो ग्रहण कर सके। अब वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया। इसके लिए भी वही कि बेटा कुछ जैसे ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक मानी गई, यानी कि बच्चा बीए, एमए, एमसीए, एमकॉम करने के बाद भी बच्चा बेरोजगार रहता था। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी थी उसमें प्रोविजन रखा गया कि इन बच्चों को व्यवसाय देने के लिए इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि कौशल के आधार पर ये बच्चे अपनी शिक्षा लेके किसी भी व्यवसाय में जाकर किसी भी प्रकार का, जैसे कोई भी हाथ का काम है, कढ़ाई है, बुनाई है, या कंप्यूटर का है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ खिलौने बनाना है, इस तरह के कुछ घरेलू काम भी इस पॉलिसी ने तैयार किए। और दूसरा क्या था कि इन बच्चों को 25% छात्रों के लिए व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि जो हमारा हायर एजुकेशन था उसमें जो वोकेशनल कोर्सेज थे उसमें 25% रिजर्वेशन इन बच्चों के लिए किया गया। दूसरा क्या था कि हमारा SCRT था या NCERT है, तो उसके जो हमारा करिकुलम है उसमें भी इसी तरह के सब्जेक्ट हमारे लागू किए गए। जैसे क्या था, TTI है, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया, SCRT था, NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसके लिए जैसे हमारी NTT है, JBT है, BEd है, इस तरह के कोर्सेज खोले गए, BCA है, MCA है। तो इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज कुछ खोले गए ताकि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। इसके बाद था हमारा टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन, इसी में आता है बेटा। अब क्या था कि वर्क एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया। दूसरा सबसे मेन जो था इस पॉलिसी में क्या था, नवोदय विद्यालय एवं पेस सेटिंग स्कूल। बेटे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का कि नवोदय विद्यालय कब खोले गए और क्यों खोले गए। तो नवोदय विद्यालय और पेस सेटिंग स्कूल क्या थे कि मान लो जैसे इंटेलिजेंट अगर बच्चे हैं तो वो हमारे पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के या गांव के जो बच्चे होते थे उनके लिए एजुकेशन का प्रोविजन नहीं था। तो इसके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। 279 जो नवोदय विद्यालय थे उस टाइम पे खोले गए। तो इन नवोदय विद्यालय में क्या स्ट्रक्चर था, इसमें एटलीस्ट 2 रूम जरूर होने चाहिए, एक शौचालय की स्थापना की गई थी। दूसरा क्या था कि इन विद्यालयों में एक एक जो मेल टीचर है, दूसरा फीमेल टीचर की भी व्यवस्था की गई। तो इन बच्चों को इस एजुकेशन में लाने के लिए सबसे अधिक जो ग्रामीण बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये नवोदय विद्यालय खोले गए। तो उसमें दूसरा क्या था कि 75% रिजर्वेशन गांव के बच्चों को इन विद्यालयों में दिया गया। तो इस तरह से जो हमारी 1985 वाली जो पॉलिसी है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नवोदय विद्यालय कब खुले थे, हमारे 1985 वाली जो पॉलिसी है उसके तहत हमारे पेस सेटिंग स्कूल या नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या था कि बच्चे हॉस्टल में उनको फ्री हॉस्टल दिया जाता था और फ्री खाना उनको दिया जाता है। और दूसरा क्या था कि 75% बच्चे गांव के ही होने चाहिए, उनको रिजर्वेशन प्रदान किया गया। इसके बाद था टीचर एजुकेशन, यानी टीचरों के लिए क्या क्या किया गया इस पॉलिसी में।
इसमें भी वही किया गया कि टीचरों के लिए भी बेटे आवासीय सुविधा दी गई, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई, अध्यापकों को नई नई टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने कंप्यूटर है या दूरदर्शन से जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा क्या था कि उनको प्रोफेशनल कोर्स टाइम टू टाइम प्री सर्विस और इन सर्विसेज कोर्स भी उनको सिखाए गए, ताकि जो हमारा टाइम है, जो चेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग टीचरों को अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो बच्चों को नई नई पॉलिसी के विषय में या नई नई चीजों के विषय में नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या था कि हमारे सेमिनार है या वर्कशॉप है या हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे गए, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है टीचर को भी उसमें ट्रेंड किया जाना चाहिए, ताकि टीचर बच्चों को इन नई टेक्नोलॉजी के विषय में बता सके। इसके बाद क्या था कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया, टीचरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता लागू की गई। इसके बाद क्या था कि हमारी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों प्रकार की एजुकेशन और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी लागू किया गया। यानी कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, जैसे फॉर्मल क्या है कि आप लोग स्कूल में जाते हैं, क्लासेज अटेंड करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, तो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है या इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन सबसे अधिक है। कि टीचरों को मान लो अगर इन सर्विस में टीचर है, जैसे हम हैं, आप लोग, हम सर्विस में रहते हुए कोई भी प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी कोर्स हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं, वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम के तहत या फिर ओपन जो ओपन शिक्षा प्रणाली है उसके तहत अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए, नई पॉलिसी से अवगत कराने के लिए टीचरों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम खोले गए। इसके बाद क्या था कि हमारे जैसे 1 वीक जो हमारे सेमिनार है, 1 डे या 2 डे है, या वर्कशॉप है 10 डेज की है या 1 मंथ की है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रिफ्रेशर प्रोग्राम है, उनकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की, ताकि बच्चों को, जब टीचर ही ट्रेंड नहीं होगा नई पॉलिसी के विषय में, जैसे अभी हमारी नई पॉलिसी है वो 1 अप्रैल से हमारी लागू हो चुकी है, नई पॉलिसी जो है 2020 वाली है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेटा जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम आप लोगों को क्या समझा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले टीचर का ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। जब तक टीचर ट्रेंड नहीं होगा, स्टूडेंट को उसके विषय में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से टीचरों के लिए भी जो नई पॉलिसी है, जो नए नए कार्यक्रम है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक व्यू डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च का डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए। इसके बाद क्या था कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। अब बेटा क्या था कि मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, एजुकेशन का प्रबंधन कैसे होना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा नेशनल लेवल, यानी कि हमारा नेशनल लेवल क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, तो उसने यही माना कि हमारा सबसे पहले केंद्र और राज्यों में शैक्षिक विभागों की भूमिका अधिक होनी चाहिए। यानी कि बेटा स्टेट लेवल और हमारा सेंट्रल लेवल, दो दो हमारे लेवल हैं। तो स्टेट लेवल में क्या है कि जैसे आपका क्या है, बिहार बोर्ड है, यूपी में यूपी बोर्ड है, हरियाणा में हमारा भिवानी बोर्ड है। तो इस तरह की हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वही लागू होगी। और जो हमारा सीबीएसई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारे सेंटर में लागू होगी। तो इस तरह से ये माना गया कि सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट में भी उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इसलिए जब तक राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जब तक हम डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा तो स्टेट लेवल पर भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद था स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में क्या है, जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है दिल्ली का, या फिर हमारा एचबीएसई बोर्ड है हरियाणा का है, यूपी बोर्ड है, या हमारा रांची बोर्ड है, जो भी बोर्ड है स्टेट के, वो स्टेट की आवश्यकताओं के अनुसार, स्टेट की नीड क्या है, स्टेट की डेवलपमेंट किस तरह से करना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर उन बोर्डों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपका जब मान लो एक सीबीएसई का जो पैटर्न है उसको, या सीबीएसई की जो भी चीजें हैं, क्या हम असम में, मेघालय में वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा वहाँ का एटमोस्फियर ही अलग है। वहाँ पे गर्मियों में जब हमारे यहाँ पे छुट्टियां होती है, वहाँ पे क्लासेस चलती है, सर्दियों में बर्फ गिरती है, तो वहाँ पे
छुट्टियां होती है। तो इस तरह से जो पैटर्न है स्टेट गवर्नमेंट को, तो असम गवर्नमेंट का, या मेघालय है या चिरापुंजी है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का ये अपना अलग से ये प्रोविजन होना चाहिए कि अपने बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जो स्टेट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी लागू कर सके। इसके बाद है बेटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि शिक्षा नीति जो हमारा माध्यमिक स्तर है, वो जिला स्तर पर भी शिक्षा बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। सेंटर स्टेट पर हो गया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, अब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जैसे जो हमारे एसडीएम है या फिर हमारा डीओ है, इस तरह के ऑफिसर्स या उनके जो न्यायालय है, उनके जो बोर्ड है, उनकी भी स्थापना होनी चाहिए। फिर है एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे क्या होना चाहिए कि हमारा स्थानीय समुदाय भी होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारा कोई भी लोकल, जैसे मान लो पंचायत व्यवस्था अगर हम लगाते हैं तो उसमें हमारा आंगनवाड़ी का प्रोविजन रखा जाता है, तो उस तरह का भी प्रोविजन होना चाहिए। इसके बाद है वॉलंटियरी एजेंसीज, यानी कि स्वयं सेवी संस्थाएं, जैसे हमारे एनजीओ वगैरह हैं, कुछ एनजीओ चलाते हैं, तो उन एनजीओ में भी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा दूसरा, और इसके बाद क्या था हमारा लोकल लेवल पे, और बहुत सारी एजेंसियां भी इसमें होनी चाहिए। अब हमारा मूल्यांकन या इवेल्युएशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? इवेल्युएशन सिस्टम हमारा बच्चों का जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं उसके आधार पर उनका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। स्वयं अपना व्यवसाय चलाने के लिए, यानी कि बच्चों को वोकेशनल जो कोर्सेज दिए गए हैं, अपना वोकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए, साइंटिफिक व्यू डेवलपमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम उनकी परीक्षा होनी चाहिए। बच्चों को एक प्रॉब्लम देकर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मेथड हैं ताकि बच्चे उन मेथड के आधार पर अपना डेवलपमेंट कर सके। उनको टाइम टू टाइम असाइनमेंट देना है, या फिर उनके ओरल है, रिटन टेस्ट है, या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो इस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। तो बेटे ये था आपका एनपी 1986 या 85। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम है बेटे नेटवर्क